अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बताया था लास्ट वीडियोस में मैंने आपको कि जो हफ्ता आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े इवेंट्स हैं, बड़े बड़े डेटा जो है रिलीज होने हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी रीज़न की वजह से तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स, क्रिप्टो हो गया, स्टॉक हो गया, इस वीक के अंदर जो है काफ़ी नज़र रख के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कल 10 तारीख जो गुजरी है फरवरी की, वहाँ पे व्हाइट हाउस के अंदर एक मीटिंग थी जहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के स्ट्रक्चर बिल को डिस्कस किया गया, जो कि आना है आप लोगों को पता है, और उसके बारे में बातचीत हुई है। उसके बाद दोस्तों आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, और आज जो है यहाँ पे यूएसए से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आना था। अब अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है वो रिलीज़ हो चुका है, और क्या मालूम पड़ा है इसमें, तो मालूम ये पड़ा है कि भाई एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जॉब्स में इजाफा हुआ है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो यूएसए में कम हुई है। अब ये सुनने में तो ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा होगा ना आप लोगों को कि भाई वहाँ पे बेरोजगारी कम हो रही है, तो यहाँ पे अच्छा है। बट फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए ये चीज़ जो है ना इतनी अच्छी नहीं होती है। क्यों अच्छी नहीं होती है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है आने वाले जो सीपीआई डेटा है उनके ऊपर, या फिर जो फेड की मीटिंग होनी है, एफओएमसी मीटिंग होनी है उसके ऊपर, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। काफ़ी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एजुकेशनल वे से भी, कि आप लोगों को पता हो आने वाले वक्तों के अंदर जब भी डेटा वगैरह रिलीज होते हैं तो उसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में इतना समझ लो आप लोग बस कि यहाँ पे नॉन फॉर्म पेरोल डेटा जो आता है ना, उससे हमें ये आइडिया होता है कि अमेरिका के अंदर ओवरऑल कितनी जॉब्स बढ़ी हैं, कितनी कम हुई है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है कम हुई है, ओवरऑल हमें अंदाजा होता है। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है उस पर यह बताया गया है कि यहाँ पे तकरीबन 1,30,000 नई जॉब्स हैं यहाँ पे अमेरिका के अंदर बनी है, जबकि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, माहिरीन ने जो एक्सपेक्ट किया था वो क्या था कि यहाँ पे 66,000 नई जॉब्स जो है बढ़ेंगी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत बड़ा इजाफा हुआ है जॉब्स के अंदर। अब इस रिपोर्ट का सीपीआई डेटा पे क्या असर पड़ता है, इसके अलावा जो बाद में फेड मीटिंग होती है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, तो यहाँ पर दोस्तों ये रिपोर्ट हमें बताती है कि यहाँ पे जो जॉब्स डेटा है वो इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा जो डॉलर है वो भी यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है, और डॉलर का स्ट्रांग होना आप जानते हो कि फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए इतना पॉजिटिव नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर जो अच्छी रिपोर्ट है, जॉब्स डेटा रिपोर्ट है जो आज आई है, ये सीपी डेटा पे कैसे असरअंदाज हो सकती है। तो जब दोस्तों जॉब्स की मार्केट मजबूत होती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों को ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। उसके बाद जो लोग हैं ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, उनकी क़ुव्वत खरीद जो है बढ़ जाएगी, जिससे लोग जो है नए घर खरीदेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, खाने पीने पर खर्च करेंगे। ओवरऑल दोस्तों ज़्यादा खर्च ज़्यादा मांग, यानी कि जितना ज़्यादा लोगों का पैसा होगा, जितनी ज़्यादा चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, जाहिर है उनका रेट बढ़ेगा, और यही चीज़ जो है आगे सीपीआई में इजाफे का बायस बनती है। तो आसान अल्फाज में बस इतना समझ लो कि मजबूत जॉब रिपोर्ट मतलब कि महंगाई आगे चल के मजीद बढ़ेगी। इसके अलावा दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है इस टाइम हमारे लिए कि सब कुछ जो है ना आगे चल के एफओएमसी की जो नेक्स्ट मीटिंग होनी है, जो आगे हमारे पास रेट कट आना है, नहीं आना है, न्यूट्रल वैल्यू आनी है, क्या होना है, उस पर भी असरअंदाज होता है। सीपीआई जब बढ़ेगा तो इसका मतलब यह है कि फेडरल रिजर्व जो है या तो शरह सूद को बढ़ा सकता है या फिर जो है इसको न्यूट्रल वैल्यू पर रख सकता है। ओवरऑल यहाँ पे हम ये तो नहीं कहेंगे भाई आगे चल के जो है रेट हाइक्स होना शुरू हो जाएंगे, बट यहाँ पे जिस तरीके से लास्ट वैल्यू न्यूट्रल आई है, यहाँ पे चांस बढ़ जाता है कि अगली फेड मीटिंग के अंदर भी हमें एक न्यूट्रल वैल्यू जो है देखने को मिल सकती है। इसी के मुकाबले पे अगर लेबर रिपोर्ट वीक आ जाए, उसके बाद सीपीआई डेटा जो है वो भी कम हो जाए, तो फिर ये दोनों चीजें मिलकर जो है ना यहाँ पे आगे चल के इस चीज पे इंपैक्ट डालती हैं कि फेड को मजबूरन जो है वो रेट जो है कम करने पड़ सकते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी सिंपल है यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग नॉन फॉर्म पेरोल्स डेटा मतलब कि सीपीआई बढ़ने का ज्यादा इम्कान, इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ज्यादा खर्च बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ सकती है, फेडरल रिजर्व जो है इसके बाद फिर सख्त रवैया अख्तियार कर सकता है, और आगे चल के जो है मजीद भी हमें जो है न्यूट्रल वैल्यूज जो है देखने को मिलेंगी। और इसी के अबाउट हमें थोड़ा सा इशारा जो है फेड की तरफ से भी मिलता है, जहां पे फेड हैमक ने प्रेस से बात की है और उन्होंने कहा है कि हमें जो है ना कुछ मजीद न्यूट्रल वैल्यू जो है इंटरेस्ट रेट्स के अंदर आने वाले दिनों में मिल सकती है। तो ये ओवरऑल दोस्तों सिचुएशन मार्केट की इस टाइम फाइनेंशियली बन रही है, जो कि मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी, और इसी रीजन की वजह से बिटकॉइन भी जो है यहाँ पे कुछ देर जो है आपको दबाव में देखने को मिल सकता है। बट उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ भी आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है, जिस बारे में इस टाइम जो है खास तौर पर एक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स आप लोग देख रहे होंगे कि इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, और वो ये है दोस्तों कि आगे जून में जाके जो है ना फेड चेयरमैन जो है बदलने जा रहे हैं। अब फेड चेयरमैन जो मौजूदा है वो आप जानते हैं कितना सख्त रवैया है उसका ट्रंप के खिलाफ, और ट्रंप भी इसको नापसंद करता है। रीजन सिंपल है कि वो रेट कट्स जो है बिल्कुल नहीं करना चाहता। बट उसके बाद जो अगला चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट हो रहा है ना, बताया जा रहा है कि वो जो है क्रिप्टो को लेकर खास तौर पे काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जून के बाद जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ अग्रेसिव रेट कट्स भी मिल सकते हैं। तो अगर अग्रेसिव रेट कट स्टार्ट हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है उसका क्लियर इंपैक्ट जो है यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट से पड़ेगा, खासतौर पे क्रिप्टो पे पड़ेगा। कुछ देर जो है शायद मजीद आपको तकलीफ देखने को मिल सकती है, पर उसके बाद यहाँ पर जो है अच्छे दिन भी आएंगे। तो ये आप लोग जो है जहन में रखो। तो ये ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर कुछ अपडेट्स जो मैंने आपको दी हैं, और इसके बाद अब चलते हैं हम लोग बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। वहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस देते हैं कि मैक्रोज के अंदर क्या चल रहा है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, और स्पीड से थोड़े से आपको
एनालिसिस दूंगा, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। ऑलरेडी लास्ट वीडियोस के अंदर काफी डीपली मैं आपको मार्केट के बारे में बता चुका हूं। तो यहाँ दोस्तों वीकली के अंदर बिल्कुल यहाँ पे क्लियर पिक्चर ये है कि बिटकॉइन जो है इस टाइम लोअर लोज दो राइज बना रहा है, डाउन ट्रेंड के अंदर है। मैक्रो के ऊपर चार्ट जो है इस टाइम पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। और इसके अलावा यहाँ पे 72,000 का हमारा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल था, मंथली के अंदर ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग लो का लेवल था, ये भी यहाँ ब्रेक हुआ है। तो बिटकॉइन इस टाइम जो है इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए यहाँ पर दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है ओवरऑल वो बनती है हमारी 60,000 से लेके 48,000 की। तो ये ओवरऑल दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि बिटकॉइन जो है ना इस सपोर्ट को कुछ ऐसा जो है इस तरीके से कंसोलिडेशन के लिए इस्तेमाल करेगा और यहाँ पर हम जो है कुछ प्राइस एक्शन जो है आने वाले दिनों में बनता हुआ दिखेंगे। इसके अलावा ऊपर एक सीएमई गैप है अनफिल्ड 83,000 के लेवल के ऊपर। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन अगर नीचे आता भी है इस लेवल तक तो ऊपर जो है ना सीएमई गैप को यहाँ पर जो है फिल्ड करेगा और वो सीएमई गैप दोस्तों यहाँ पर फिल्ड होगा अगर आने वाले दिनों के अंदर तो वहाँ पर जो है ना तब तक आप लोगों ने पॉजिटिव नहीं होना और यही समझना है कि वो जो है आपकी रिलीफ रैली है तब तक के बिटकॉइन जो है ऊपर हमारा 93,000 का लेवल जो है दोबारा रिक्लेम ना कर ले। ओवरऑल यहाँ पे चांस यही है कि बिटकॉइन अगर ऊपर जाता है इस लेवल तक तो यहाँ पे दोबारा ड्रॉप करेगा और दोबारा हमें एक नया लो देगा उस सीएमई गैप को फिल्ड करने के बाद। तो ये सिंपल दोस्तों मैक्रोस का सिनेरियो है इस टाइम। आसान जुबान में मॉरल ऑफ द स्टोरी बस इतनी सी है कि वीकली के ऊपर भी मंथली के ऊपर भी मैक्रोस के अंदर चार्ट इस टाइम नेगेटिव है और एक रिलीफ रैली जो है वो मुमकिन है, फितरी है, आ सकती है। सीएमई गैप जो है फिल्ड हो सकता है बट वहाँ पर जो है दोबारा एक रिजेक्शन, एक बड़ी रिजेक्शन जो है हमारी मेरे हिसाब से मुंतज़िर होगी और बिटकॉइन जो है वहाँ से दोबारा जो है रिजेक्शन ले सकता है। बाकी आने वाले दिनों में जब ऐसे मूव्स आएंगे तो फर्दर भी इंशाल्लाह रीएनालाइज हम करेंगे और फर्दर आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। तो ये ओवरऑल दोस्तों मैक्रोस का सिनेरियो है जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर बात करें तो 4 घंटे के अंदर भी अभी के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है वो नीचे की तरफ ही है और एक छोटी सी रेंज जो है मैंने आपको कल बना के दी थी और ये बताया था मैंने कि यहाँ पर ये रेंज लो जब रिक्लेम होती है ना तो वहाँ से जो है आप जो है एक छोटी सी ट्रेड ले सकते हो। बट यहाँ पे जो मूव आया वो यहाँ बहुत बड़ा नहीं आया और ओवरऑल यहाँ पे 2.2% का मूव आया है और अभी जो है प्राइस दोबारा नीचे ही है। तो यहाँ पर जब तक ये रेंज रिक्लेम नहीं होती है तब तक थोड़ा सा आप लोगों ने कॉशियस रहना है। अगर प्रॉपर्ली रेंज रिक्लेम हो जाए, यहाँ 4 टाइम फ्रेम की क्लोजिंग हो जाए तो फिर यहाँ पर चांस ये रहेगा कि बिटकॉइन शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ऊपर 69,500 उसके अलावा जो ऊपर हमारा मंडे हाई है उसको टारगेट कर सकता है। बट जब ये रिक्लेम होगा रेंज तब ये होगा, अदरवाइज बिटकॉइन यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन में है 4 घंटे के अंदर भी और नीचे के लोज जो है इसी वजह से खतरे के अंदर हैं। तो यहाँ पे रेंज रिक्लेम होती है तो आप जो है छोटी मोटी ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा कॉशियस रहो। वैसे भी यहाँ पर 13th को सी पे डेटा आना है और मेरे हिसाब से मार्केट जो है फिलहाल उसी का वेट कर रही है, एक बड़ा डेटा है जो आना है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। कमेंट्स में लास्ट भी मुझे फीडबैक दीजिए कि इस टाइम आप लोग क्रिप्टो मार्केट में क्या कर रहे हो। अगर आप लोगों ने बाइंग की हुई है, लॉस के अंदर हो तो किन ऑल्ट कॉइन्स में आपकी एंट्रीज है, कहाँ पे आपने एंट्रीज ली थी, मुझे ये भी बताओ। मैं ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों टाइम निकाल के जो है ना एक सीरीज बनाऊँ मुख्तलिफ वीडियोस की जहाँ पर जो है ना डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स की आपको डिस्कस किया जाए। उसके लिए ये भी चांस मौजूद है कि मैं लाइव आ जाऊँ। अगर लाइव नहीं भी आया तो 2-3 वीडियोस बना के जो है ना आपके ऑल्ट कॉइन्स को डिस्कस करने का मेरा मूड है। जैसे भी टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह जो है ना ये करूँगा। तो आप लोग लास्ट में मुझे फीडबैक दो कौन सा ऑल्ट कॉइन आप होल्ड कर रहे हो और अगर लॉस में हो कितने लॉस के अंदर हो, अगर कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं की है तो क्या इरादा है आपका, कहाँ पे खरीदना चाहते हो, जो भी आपके जहन में चल रहा है इस टाइम लास्ट में कमेंट में लिखो। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।